जरूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर होता है। रशियंस रहे 8 साल, अमेरिकन रहे 20 साल और पाकिस्तान को लिटरली अनडू करने की कोशिश की। सारी दुनिया में ख़वातीन का जो रोल है डिप्लोमेसी में वो ज़रा ताख़ीर से आया। निजी कंपनी को नवाजा जा रहा है जबकि उसकी सार्फिन की तादाद 90% बढ़ गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव किया है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। आज हफ्ते का पहला दिन है और कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर दिन अच्छा हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर होता है। तो ज़िंदगी से आप ना नेगेटिव चीज़ों को डी फोकस करके ना पॉजिटिव पर फोकस हो जाएं, फिर देखिए कि हर रास्ता सहल और हर मंजिल आसान हो जाएगी। जैसे कि किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि हुआ जो सहल उसके घर का रास्ता, मज़ा ही कुछ थकान में ना रहा। तो जब तक आप थकते नहीं है ना, उसमें जो मज़ा है ना, जो चीज़ आपको मेहनत करके मिलती है, थक के मिलती है, उसकी लज़्ज़त ही और होती है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को डी फोकस कीजिए, पॉजिटिविटी को फोकस कीजिए, अपनी मंजिल को आसान बनाइए, टारगेट अपना सेट कीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। इन्हीं हाई स्पिरिट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। दहशतगर्दी को अंदरूनी और बैरूनी महाज पर जड़ से उखाड़ देने का प्लान, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फौजी ऑपरेशन के ऐलान पर अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या 9 मई के मुकदमात में फंसी PTI रियासत के मामलात पर भी सियासत करना चाह रही है? कराची में के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार, शदीद गर्मी में भी लोड शेडिंग में नरमी से इनकार। सिंध लोड शेडिंग से मुतासरा सूबों में नंबर 1 पर आ गया। तमाम तर सूरत हाल पर हीट स्ट्रोक से अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे। वर्ल्ड T20 में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम को फिक्सिंग के मुबैना इल्ज़ामात। कौमी टीम के कप्तान भोंडे इल्ज़ामात के खिलाफ हद तक इज़्ज़त का दावा दायर करने जा रहे हैं। बाबर आजम का रद्द-ए-अमल कितना काबिल अमल है? साबिक निगरान चेयरमैन PCB शाखावर की कानूनी राय जानेंगे। और साइकिलिंग में सब जिलाली परचम सरबलंद। काज़ाकिस्तान में होने वाली एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी एथलीट अली इलियास का डबल गोल्ड मेडल जीतने का एजाज़। फ़ख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। ये जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी है। लेकिन इस ऑपरेशन के ऐलान के बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों ने इस ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत की और एक मौके पर इजलास से वॉकआउट भी कर गए। सारी सूरत हाल में सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या PTI जो पहले 9 ही मई के मुकदमात भुगत रही है, एक बार फिर रियासत की मामलात में भी सियासत कर रही है, और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत के पीछे हकीकी वजूहात क्या हैं? इससे सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं बारात से ही देख रही हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर इसको डिस्कस किया जा रहा है, इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को, और हर जगह पर यह कहा जा रहा है कि जी क्लियरेंस नहीं है, कुछ मेंटली क्लैरिफाई नहीं किया गया कि इसके अहदाफ क्या होंगे, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, बस मंजूरी दे दी गई है। तो मैं ज़रा चाहूँगी कि आपकी राय इस पर क्या है, अब आप समझ सकें इसके अहदाफ क्या हैं? इसमें मैं इसके आई थिंक 4 जो बड़े इसके कॉन्टूर्स हैं उस पर थोड़ा हाईलाइट करके फिर थोड़ा मैं, स्पेशली असद कैसर साहब ने एक पॉइंट उठाया था जी कि पहले ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ, उसका जवाब बड़ा जरूरी है। अच्छा, एक तो इसमें ये है कि जो पिछले 1.5-2 साल से आपने कैसर साहब के स्टेटमेंट पे भी आपके पास आऊंगी और उसके अलावा जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन वैसे बीइंग एनालिस्ट, जब एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद जो इसकी अंदर से जो एक सामने आया एलामिया, उस पर आपने क्या समझा, क्या किया जाएगा इस ऑपरेशन में? इसमें 4 चीजें हैं। एक तो ये कि चूंकि नाम के साथ ऑपरेशन लगे तो थोड़ा लोग समझे शायद कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। जब से तालिबान 2 आई है उसमें एक चैलेंज जरूर रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पे, एक्सपेक्टेशन और थी और चीजें और निकली हैं। नंबर 2 जो इसमें एक फील किया जा रहा था, जो अभी इसको होल ऑफ द नेशन अप्रोच क्यों कहा जा रहा है,
कि जो 2 अफेक्टेड सूबे हैं मेनली, और दिस विल बी अक्रॉस द बोर्ड, केपी और बलूचिस्तान, वहाँ पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी या आप कह लें कि पॉलिटिकल ओनरशिप है, उसमें आई थिंक गैप नजर आया। फौज है, एफसी है, पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो तो लड़ रही हैं और डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, और बड़ा जरूरी भी है कि आपने सिक्योर करना है, तो उसमें हर एक को एक पेज पे लाया जाएगा। और तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्योंकि अभी हाईटेक है, इसमें अभी ड्रोन वॉरफेयर आ गया है, और मे बी पुलिस को, लेवीज को, हमारे जो सिविल लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं उनको भी अपग्रेड किया जाए, ताकि इसको, क्योंकि फ्रंट लाइन पे तो वही लोग हैं, इस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। चौथा जो है आई थिंक इज बेसिकली चाइनीज, जो सीपेक 2 है हमारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और आपको पता होगा कि जो उस पर अटैक्स हुए चाइनीज इंजीनियर्स पे, तो उसमें डेफिनेटली कुछ अश्योरेंसेस वो चाहेंगे, लेकिन डिटर्मिनेशन है। लोग भूल जाते हैं कि सीपेक 1 जो है, ये वॉर ऑन टेरर जब पीक पे थी उस वक्त चल रहा था, और उसमें भी चाइना का आई वुड से हमारा साथ रहा और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट रही, लेकिन एक कंटिन्यूटी को और आपने एश्योरेंसेस देनी है अपने दोस्तों को। और आई थिंक जो 5वां इंपॉर्टेंट चीज है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स का है, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान आया एपीएस अटैक के बाद एक यकजहती के साथ, उसमें गैप्स हैं। इसमें जो अभी आपने बात की कतल कराने की माजरत, आपने ब्रिगेडियर साहब जैसा कि कहा कि इसमें जो ऑपरेशन का वर्ड यूज किया गया, तो लोग इससे शायद ये समझ रहे हैं कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन होने जा रहा है। वाकई कुछ ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि आपने असद कैसर साहब के स्टेटमेंट की बात की है, तो कल गुफ्तगू उन्होंने ये भी किया है कि जब पहले ऑपरेशन हुआ तो लोगों को नकल मकानी करना पड़ी, इकोनॉमिक सर्कल जो एक लोगों का साइकिल था वो रुक गया, तो ये बड़े मामलात होते हैं जिनको देखना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इस तर्ज का ऑपरेशन होने वाला है कि लोगों को नकल मकानी भी करना पड़ेगी, लोगों का जरिया मौश खराब होगा। जी बिल्कुल नहीं, इसमें ज्यादा जरूरी है कि लोग एट टाइम अफगानिस्तान पाकिस्तान सिचुएशन को बिल्कुल स्टीरियोटाइप करते हैं कि एक नॉर्मल सिचुएशन है। पहले भी इस पे बात हुई है, थोड़ा जरूरी है हाईलाइट करना कि अफगानिस्तान एक शटर जोन है, और स्पेशली पिछले 40 साल में 2 ऑक्यूपेशन है जो हमने इन्वाइट नहीं किया। रशियन रहे 8 साल, अमेरिकन रहे 20 साल, और पाकिस्तान को लिटरली अनडू करने की कोशिश की गई। अगर ये कहते हैं जी क्या हुआ, लेट्स से राय रास या ज़रबे-अज़ या बाकी जो भी थे, देयर वाज अ नीड कि आपने पाकिस्तान को बचाना है, और यही आई थिंक सीरिया और खुदा ना खास्ता इराक आप नहीं बने, ये बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, और सबसे बड़ी ये लड़ाई है। और अभी आप बाहर जाएं, अफ्रीका में हम मिलते हैं मिलिट्री एनालिस्ट जो है, बाकी यूरोप में कहते हैं जी बहुत बड़ी सक्सेस है, लोग कहते हैं मॉडल स्टडी करते हैं कैसे, बहुत बड़ा चैलेंज था। बाकी रहा अभी तालिबान 2 के आने के बाद जो होप्स थी, आई थिंक उन्होंने समहाउ उसके अगेंस्ट काम किया, टेररिज्म को एज टूल ऑफ पॉलिसी यूज किया, तो उनको भी आपने निपटना है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान पे आपको जो है बेसिकली डे टू डे बेसिस पे हैंडल करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो भारत के जो रिसर्च एनालिसिस विंग के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या डेथ स्क्वाड्स हैं जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, और उसमें खुद आवाजें उठी कि इसका क्या किया जा रहा है, तो आई थिंक उनका कला कमक किया जाना जरूरी है। मेनली इट्स गोइंग टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर ऑर्केस्ट्रेटेड। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट जिस पर हम ये देख रहे हैं कि काफी शोर मचा हुआ है कि जो अपोजिशन इसकी सख्त मुखालिफत कर रही है, उसमें जी कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट में एक सबकी कलेक्टिव, आपको पता है कि एक पता चल जाती है कि राय क्या है, किसी चीज़ को लेकर एक डिस्कशन होता है, तो इसको पहले मामले को पार्लियामेंट में आना चाहिए था, उसके बाद ये मंजूरी होती और ठीक है इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता। ये जो एतमाद में नहीं लिया गया, उस पर ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि हम इसको नहीं मानते इस तरीके से। आप इस पर क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा मैं मिसाल लूंगा भारत की भी, इसमें छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे इवैक्यूएशन है, अजरबैजान से उन्होंने निकाले, उसके बाद यूक्रेन से, उनके नाम रख देते हैं, ऑपरेशन वंदे भारत एंड फलाना ढिंगड़ा, और ये एग्जेक्टिव करती है, इसमें असेंबली को बताया नहीं जाता। अभी भी इस कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, बाकी अगर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर केपी, चीफ मिनिस्टर जीबी वहां बैठे हुए हैं और पुरजोर उन्होंने हिमायत की है, बिकॉज आई थिंक उनके सूबे ज्यादा अफेक्टेड है। दूसरा ये कि जो एनवायरनमेंट है उससे तो ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लेट्स से हमारे जो एमएलए एमपीज हैं अपोजिशन के, कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा चैलेंज है। सो एनवायरनमेंट इज देयर, द ओनली थिंग, इस पर डिस्कशन भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बाकी इसमें बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग होनी है, कुछ में भी लीगल साइड पे हमने कुछ लॉज अमेंड के, बिकॉज बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं कि टेररिस्ट को आप पकड़ते हैं और एक ऑपरेशन में आप ले जाते हैं, उधर उनको या तो जमानतें मिल जाती हैं या डिलेज होते हैं, और उसी लिहाज से फिर जो है उनको एक्चुअली एनकरेजमेंट मिलती है जी कि यहाँ पे तो बस लेट्स से जुडिशियल साइड से उनको काफी रिलीफ मिल जाएगा। तो ये चीजें बाकी पार्लियामेंट में भी आएगा, आई एम श्योर डिस्कशन हो जाएगी। और ज्यादा मैंने देखा हेयर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, कलेक्टिव विजन की बात तो ब्रिगेडियर साहब की ही जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन का ये भी मतलब है ना कि हम लोगों को एतमाद में इस तरीके से नहीं लिया गया कि एपेक्स कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, लेकिन वो इस हवाले से क्लियर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है और मंजूरी भी दी गई है और होना क्या है।
तो लिहाजा उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया, तो बस ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। ये उनका पॉइंट हो सकता है। मैं भी कह रहा हूँ कि अलीमन गंडापुर कोई ये तो नहीं है कि अनइलेक्टेड है, एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैंडेट के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने खुद आई थिंक बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए जब गुड तालिबान बैड तालिबान की बात हुई कि गुड तालिबान ओनली द डेड तालिबान, बिकॉज आपको इफेक्ट करें। अगर पाकिस्तान की मुखालफत करता है, टेररिज्म करता है, बाकी ये खुदा न खासा ऐसा नहीं है कि लोग डिसलोकेट हो जाएंगे। लोग जो है अभी जैसा केपी में मैं जिक्र कर रहा था, एक चाइनीज पे अगर अटैक होता है तो केपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो बनती है, डेफिनेटली मिलिट्री की भी है, इंटेलिजेंस की भी है, बट अल्टीमेटली सूबे के पास लॉ एंड ऑर्डर है, तो क्या उसको स्ट्रेंथन किया जाना या कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाना जरूरी नहीं है। इस तरह साइबर का इशू है, बहुत ज्यादा सर्वर्जन हो रही है हर तरफ से, और उसमें यूथ के माइंड्स को खराब किया, तो वहां पे थोड़ा अपने स्ट्रेंथन करना है। तो मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट जो है इनको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में भी लेगी, लेकिन चूंकि नुमाइंदे बैठे हुए हैं, 2 चीफ मिनिस्टर वहां पे बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरा क्या एनवायरनमेंट जो पता नहीं है पिछले 1.5-2 साल से क्या, तो मेरे ख्याल में ज्यादा इस पे आई थिंक आप कह लें कि हेयर स्प्लिटिंग ज्यादा है, पॉइंट स्कोरिंग है, उसके अलावा मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रा आप इसके बेनिफिट्स के हवाले से भी थोड़ी बात कीजिएगा। ये कितना ज़रूरी है, इस वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है कि इस ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए? जी, जैसा कि नाम है बेसिकली अज़्म इस्तेकाम भी अगर आप देखें तो ये कोई मिलिट्री टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसमें रिलेटेड टू नेशनल कोहेजन है, नेशनल होल ऑफ नेशन अप्रोच है। और पाकिस्तान अभी जिस स्टेज पे है, क्योंकि इकोनॉमी भी आहिस्ता आहिस्ता इज गेटिंग आउट ऑफ जो डाउनफॉल था, किसी ट्रैक पे चढ़ गई है। उसके बाद जिस तरह मैंने मेंशन किया सीपेक की लॉन्चिंग है, सीपेक 2 की, फिर आई थिंक मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आनी है, माइनिंग, और है बेसिकली लॉन्ग अगर आप देखें तो केपी और बलूचिस्तान ज्यादा अफेक्टेड होंगे डेवलपमेंट के भी, और खुदा ना खास्ता उनके अगेंस्ट टेररिज्म होता है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग आ जाती है, जो उसमें आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हाईटेक आजकल डिवाइसेज आ गई हैं, सिस्टम्स हैं, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है। नेक्टा को मेरा ख्याल है ज्यादा फाल पर, जो बेसिकली एक सिविल इदारा है, उसको फाल ज्यादा किया जाएगा। और दूसरा आई थिंक ओनरशिप है बाय पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, चाहे वो फेडरल लेवल पे हैं चाहे वो प्रोविंशियल लेवल। इस तरह इंफॉर्मेशन डोमेन में आगे आना पड़ेगा कि अगर कोई लेट्स से स्टेट पे अटैक होता है केपी में, तो चीफ मिनिस्टर केपी सबसे पहले आगे आने चाहिए जो बात करें इसको। जैसा आपको याद होगा रहमान मलिक साहब बड़े एक्टिव होते थे जब वजीर दाखिला थे, या कोई भी वजीर दाखिला रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो उसकी ओनरशिप की जरूरत है, बिकॉज आप आइसोलेट होकर लड़ाई नहीं कर सकती। फौज, इंटेलिजेंस या इवन पुलिस जो है, उनको एक बैकअप चाहिए पूरी कौम का। चूंकि अक्रॉस द बोर्ड है, जैसा मैंने मेंशन किया, इंडियन आई थिंक इंग्रेस है, कुछ जगहों पे आपने देखा कि वो निशाना बना रहे हैं पाकिस्तानियों का, उसका भी कला और उनके नेटवर्क्स को तोड़ना है, तो एक बड़ा चैलेंज है। और आई थिंक ये स्टेबिलिटी जब आएगी तो इंशाल्लाह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी साथ साथ चलेगी। बाकी पॉलिटिकल डिबेट डेफिनेटली हो सकती है, असेंबली में भी आप बात करें, लेकिन आई थिंक इदराक रखें कि इसकी जरूरत क्यों है, और मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव मूव है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपनी राय से हमें आगाह किया है। इस ऑपरेशन का जो आगाज़ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन भी एक ही पेज पर आ जाए हुकूमत के साथ, तो ये मुल्की मफाद का मामला है, ज़्यादा बेहतर होगा कि इसमें ना ही ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाए या ज़्यादा देर तक स्टिक किया जाए इस तरह की किसी भी खदशात के साथ। बेहतरी इसी में है कि आगे बढ़ा जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम की, जिन्होंने एंकर पर्सन और यूट्यूबर पर हद तक की इज्जत का दावा दायर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम ने सीनियर एंकर की जानिब से यूट्यूब चैनल पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर उन्हें लीगल नोटिस भिजवाया है। ज़राए का कहना है कि बाबर आजम ने एंकर के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया है। नोटिस में कहा गया है कि बाबर आजम के खिलाफ मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात साबित करें, नहीं तो हर्जाना अदा करें। दूसरी जानिब कौमी टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शाह खावर साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, साबिक चेयरमैन PCB हैं। बहुत शुक्रिया खावर साहब आपके वक्त के लिए। आप एक माहिर कानून भी हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक क्रिकेट बोर्ड से भी रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कप्तान की जानिब से इस तरह का केस अपनी नौयत का पहला केस है, या माजी में भी कोई ऐसा केस मौजूद था, उसकी मिसाल मिलती है? देखिए, हमें तो ऐसे कोई सच मिसाल नहीं मिलती, शायद किसी खिलाड़ी ने किसी वक्त किया हो, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो पूरा हक रखते हैं इस बात का कि अगर उनको किसी ने उनकी
इज्जत में कमी की है या उनकी तस्दीक की है या उनको डिफेम किया है, तो वो उनको बिल्कुल कानूनी हक हासिल है कि वो कानून में मौजूद जितनी भी रेमेडीज हैं वो उनको अवेल कर सकते हैं। अच्छा ख्वाबा साहब, मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात पर हर्जाने का दावा दायर होने के बाद क्या इस बात की भी गुंजाइश बचेगी कि क्रिकेट बोर्ड अलहदा इस मामले की तहकीक करे और पता लगाए कि अगर ये इल्ज़ामात लगे हैं तो क्यों लगे हैं, या फिर मामला अदालत में जाने के बाद मैच फिक्सिंग की तहकीकात नहीं हो सकती है क्योंकि मामला अदालत तो चला गया है? इस नुक्ते को ज़रा समझाइएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अगर बाबर आजम साहब अगर किसी के खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि वो एक डिफेमेशन ऑर्डिनेंस है 2002, उसके तहत पहले वो नोटिस उनको सर्व कर सकते हैं और उसमें उनको माफ़ी का भी कह सकते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से उसको प्रोपेगेट किया गया, और उसके साथ साथ उनके हर्जाना भी क्लेम कर सकते हैं। वो डेफमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत एक पूरा एक मैकेनिज्म है जिसकी जो दरखास्त है वो केस सेशन जज लेवल के जज जो है वो करते हैं, और उसमें अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है कि ऐसी कोई भी दरखास्त जो डेफमेशन ऑर्डिनेंस के तहत आई हुई हो तो उसको कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर उसकी समाअत जो है वो कंप्लीट कर दी जाए। तो वो भी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रेमेडी है। इसके अलावा एक और फौजदारी कवानीन के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। जो हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी सेक्शन 499 से लेकर सेक्शन 507 या 8 तक एक बिल्कुल वो फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये दोनों जो कवानीन है, अगर आप इसको डेफमेशन ऑर्डिनेंस को भी देखें या पाकिस्तान पीनल कोड के तहत भी, तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद है। उसमें ये भी है कि कुछ ऐसी सूरत हाल, ऐसी तनकीद भी हो सकती है कि जो डेफमेशन के जुमरे में नहीं आती, उसमें कोई 8-10 एक्सेप्शंस दी गई है कि अगर वो एक गुड विल में अगर कोई तनकीद की गई हो और या उसका जो तनकीद हो रही है वो हकीकत से भी मुताबिकत रख रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो डेफमेशन नहीं बनती। तो ये दोनों कवानीन में ये चीज़ें मौजूद है। जहाँ तक पीसीबी की अपनी कार्रवाई का ताल्लुक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मजाज है कि वो अभी जैसे हमने सुना है कि जो हमारे कोच हैं जो इस टीम में हमारे साथ हैं अमेरिका में, वो एक अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं, और वो जो रिपोर्ट मुरतब करेंगे वो चेयरमैन पीसीबी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखी जाएगी, और उसके जहाँ जहाँ वो निशानदेही करेंगे या जो सिफारिशात करेंगे तो उनको चेयरमैन या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कंसिडर कर सकता है। जिन खिलाड़ियों की तरफ निशानदेही की जाएगी कि उनकी इस्लाह की जरूरत है, वो भी किया जा सकता है, और अगर ये भी हो कि किसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए तो वो भी की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये उसी वक्त कि जब कोच जो है वो उसके मुतालिक अपना एक तहरीरी मुफस्सल रिपोर्ट जो है। खास क्या पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर आयद किसी इल्ज़ाम पर कानूनी चाराजोई की गुंजाइश मौजूद होती है, और अगर ये गुंजाइश है तो एंकर पर्सन के खिलाफ इसकी जो बनाई हुई वीडियो है क्या उसको बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि वो डेफमेशन ऑर्डिनेंस के तहत हो या वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हो। तीसरा जो है वो एक पीका है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है, उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है कि अगर कोई सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है और उसमें फेक न्यूज़ हो, उसमें शर्त ये है कि वो गलत खबर होनी चाहिए और किसी को बदनाम करने के लिए हो। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अब देखना ये होगा कि वो जो तनकीद हुई है क्या वो एक बोनाफाइडी तनकीद है, एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद है, किसी की इस्लाह के लिए है, या उसमें तस्हीक का जो है या किसी को डिफेम करने का जो है वो सामने आ रहा है उनका इंटेंशन। तो इसको देखना बड़ा जरूरी है। तो बहरहाल इसका जो अगर वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज हुआ है तो उसमें बिल्कुल जैसे मैंने अर्ज किया कि वो पीका का एक कानून मौजूद है, उसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन ठीक है, पीका का कानून आप बता रहे हैं कि मौजूद है। अच्छा, हमने एंकर के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया है, तो माजी में भी बड़ी बड़ी रकम के हर्जाने दायर होते रहे हैं, तो इस किस्म के केसेस के फैसले फिर क्या होते हैं? अगर फैसला दरख्वास्त गुजार के हक में आ जाए तो क्या वाकई उसे रकम अदा की जाती है? इसकी कोई मिसाल मौजूद है? देखिए, जो डेफमेशन के दावे होते हैं जैसे मैंने बताया, मुझे ये अंदाजा नहीं है कि उन्होंने किस जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया है। अगर तो उन्होंने डेफमेशन ऑर्डिनेंस 2002 को किया है तो उसमें पहले तो एक नोटिस देना लाजमी होता है 15 दिन के अंदर अंदर, और उसके 2 महीने के अंदर अंदर बाकायदा दावा जो है वो फाइल किया जाता है।
उसमें फिर जो रिस्पोंडेंट है उसको भी पूरा मौका दिया जाता है, उसको जवाब का मौका दिया जाता है। और अगर रिस्पोंडेंट ये साबित कर दे कि उसका जो मौकफ जो उसने दिया है या जो तनकीद की है वो डिफेम करना नहीं था बल्कि इस्लाह करना था, या उसका हकीकत के साथ ताल्लुक है, तो उसमें तो वो फिर एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। तो वो फिर कोर्ट ने देखना है कि क्या ये वाकई डेफर्मेशन की डेफिनेशन में ये बात आती है जिसको चैलेंज किया गया है, और अगर आती है तो क्या वो जो रिस्पोंडेंट है उसमें वो ये प्ली लेंगे कि उन्होंने जो है ये दानिस्ता तौर पर ये डिफेम किया है, या उनकी तस्हीह के लिए या उसमें बेहतरी के लिए जो है उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो है वो तजावीज़ दी है और उस पर तनकीद की है। तो जायज़ तनकीद की हद तक तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एक ज़रूर है कि जब तनकीद जो है वो तस्हीह में कन्वर्ट हो जाती है, मैं समझता हूँ कि वो डेफर्मेशन के कवानीन के मुताबिक एक्शनेबल जो है वो बिल्कुल अमल। ठीक है खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की है। देखते हैं अब आगे चलकर इस केस में क्या सूरत हाल सामने आती है, मुआफ़ी तलाफ़ी होती है, वाकई में हर्जाना अदा करना पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डिप्लोमेसी में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बरे-सग़ीर की सियासत में ख़वातीन के किरदार के बगैर तो कहा जाता है कि अधूरी है। तो बेगम, हज़रत महल हों या फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, साम्राज्य से लड़ना और मर्दों की ताकत बनना हमारी ख़वातीन का विरसा रहा है। फ़ातिमा जिन्ना का तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में किरदार हो, या बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की सियासी जिद्दोजहद हो, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की सियासी ज़िंदगी हो, या फिर इंदिरा और सोनिया गांधी की ज़िंदगी का उतार चढ़ाव, बरसग़ीर की सियासत ख़वातीन के बगैर हमेशा अधूरी रहती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान है दफ्तर ख़ारजा की मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। थैंक यू सो मच मुमताज़ साहिबा फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आपसे बात करके। मुझे ये बताइएगा कि आज इस ख़ास दिन के मौके पर पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपकी नज़र में ख़वातीन ज़्यादा अच्छी डिप्लोमेट होती हैं या मर्द हजरात, क्या समझती हैं आप? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि मर्द और ख़वातीन दोनों में अल्लाह ने एक जैसी सलाहियतें रखी हैं, और जो भी अपने आप को अप्लाई करता है और मेहनत करते हैं और एक इज़्ज़त से जॉब्स करते हैं, वो बिल्कुल वो कामयाब होते हैं। ख़वातीन में कुछ इन्नेट एबिलिटीज़ होती हैं, वो घर में भी आप देखते होंगे, जिस तरह हमारी माएँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, उनको सबके साथ मिलकर चलने की एक बचपन से एक तरबियत दी जाती है। ख़ासतौर पे ये साउथ एशिया की ख़वातीन हैं, तो हमें एक बचपन से ही एक तरीका कि किस तरीके से लोगों के साथ पीसफुली नेगोशिएट करके, बातचीत करके मसाइल का हल निकालना है, इसकी तरबियत होती है। तो इस वजह से हमारी ख़वातीन ने डिप्लोमेसी की दुनिया में बड़ा अपना नाम कमाया है, और पाकिस्तान के बनने के बाद से आज तक बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना लोहा मनवाया है, और उसके लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं। और उन्होंने हमारे लिए, नई आने वाली नस्लों के लिए एक रास्ता बनाया, और आज हम उनको याद कर रहे हैं। सही। अच्छा मुमताज़ साहब, ज़ाहिर है इस दिन को मनाने का मकसद यकीनी तौर पर इसकी अहमियत को उजागर करना ही है, तो आप क्या समझती हैं? वैसे तो पाकिस्तानी ख़वातीन का बड़ा किरदार रहा है, ख़ास तौर पर डिप्लोमेसी को अगर देखा जाए, तो क्या ओवरलुक किया गया ख़वातीन के इस कंट्रीब्यूशन को? तभी हम ज़ाहिर है इस दिन को मनाते भी हैं, तो इस दिन को मनाने के बाद जो ये वजह थी, आपके ख्याल में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है? वाकई अब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है ख़वातीन के इस किरदार को, कंट्रीब्यूशन को? देखिए, ना सिर्फ पाकिस्तान या बरे-सग़ीर की बात नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में ख़वातीन का जो रोल है डिप्लोमेसी में वो ज़रा ताख़ीर से आया, और इनकी तादाद डिप्लोमेसी की दुनिया में कम रही, और इसी वजह से इंटरनेशनल सतह पर ये दिन मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को और बच्चियों को एनकरेज किया जाए कि वो डिप्लोमेसी की दुनिया में आएँ।
और अब बिल्कुल जिस तरह से मैंने कहा 1947-48 से ही हमारी ख़वातीन डिप्लोमेसी की दुनिया में आई। बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह ने यूनाइटेड नेशंस में जब इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स निगोशिएट हो रहे थे उसमें अपना रोल अदा किया। बेगम राना लियाकत अली हमारी पहली सफ़ीर थी पाकिस्तान की खातून। तो इस तरह से हमारा फिर बेनज़ीर भुट्टो का आपने जिक्र किया, उन्होंने इंटरनेशनल सतह पे अपना लोहा बनवाया। हमारी फर्स्ट फीमेल फॉरेन सेक्रेटरी मैडम तहमीना जंजुआ थी, कुछ साल पहले वो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी रही। इसी तरह से हमारी फॉरेन मिनिस्टर रही हैं हिना रब्बानी खर। तो पाकिस्तान में एक एक्नॉलेजमेंट है, ख़वातीन का एक रोल रहा है, लेकिन माजी में तादाद इनकी बहुत कम थी। लेकिन अब जो नए बैचेस आ रहे हैं CSS करके जो ख़वातीन आती हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। तो इससे हम बहुत ये एक बहुत हौसला अफजा एक डेवलपमेंट है जिससे अब नई ख़वातीन और नई बच्चियों को एक इनकरेजमेंट मिलती है कि वो भी इस शोबे में आए। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव इसका एक साइड है जिस पर हम बात कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी एक इसका पर्सपेक्टिव ऐसा भी है जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ वायलेंस है, जो कि उनके लिए एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, उसमें भले ही ख़वातीन बड़ी अच्छी डिप्लोमेट होती हैं और बड़ा अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन भी है और ज़ाहिर से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी कुछ हम देखते हैं कि बेहतरी भी आती है कि इस तासुर को ख़त्म करने के लिए ख़वातीन काम भी करती हैं। लेकिन ये जो वायलेंस वाला मामला है, इस पर आज तक उस तरह से पेशरफ्त नहीं हो पाई है जो मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए। आज भी हमारे मुल्क में ऐसी ख़वातीन हैं जिनके लिए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती हैं, वो पढ़ नहीं सकती हैं, वो निकल नहीं सकती हैं। ऐसा तो मेरा ख्याल है कि अब तो हम उस पत्थर के दौर में भी नहीं है, अब ये ख़त्म होना चाहिए वक्त के साथ साथ। लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक सूरत हाल अभी वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ये सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि दुनिया भर में एक एनवायरनमेंट होती है जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होती है। आपको हर तरह के लोग मिलते हैं जो इनकरेज करते हैं। हमारे वालिदैन ने, हमारे भाइयों ने हमें इनकरेज किया, हमारे हस्बैंड्स ने, हमारे बेटों ने हमें इनकरेज किया, तो हम आज इस फील्ड में बिल्कुल बेखतर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें भी हमने देखा है कि आई थिंक सो हमारा राब्ता कुछ मुनक़ता हुआ है। मुमताज़ साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी मुमताज़ साहिबा, की एनवायरनमेंट बनाएं ताकि हमारी बेटियां और हमारी बहनें इस फील्ड में आ सकें, बगैर किसी तकलीफ के वो अपना लोहा मनवा सकें। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ साहिबा, आपके वक्त के लिए कि आप सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ी आपने अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल एक ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन है और इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसीज़ बनाने में, पार्लियामेंट में ख़वातीन पेश हैं और क्या बात है, मर्दों के शाना बशाना है। अभी हमें प्रोग्राम में ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब उस मसले की बात करेंगे जो कि अवामी मसला है और पता नहीं कितने अरसे से ये अवामी मसला है। कई दिनों से हम देख रहे हैं मुल्क भर में बिजली बंदिश के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और KP में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं जो कि हर साल होते हैं। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सोशल मीडिया पर सारिफीन बाकायदा इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के खिलाफ मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सख्त गर्मी के मौसम में शहरी जहां 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं, वहीं हम आपको ये सूरत हाल भी बताते चलें कि लोड शेडिंग के साथ साथ भारी भरकम बिलिंग भी हो रही है। लोड शेडिंग में पहला नंबर सिंध का है, दूसरे नंबर पर बलोचिस्तान और उसके बाद KP का नंबर आता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मनम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा मनम साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हर इलाके में एहतजाज हो रहा है, आप लोग बिल्कुल अवाम के साथ हैं, लेकिन इस मसले का हल क्या है? सिर्फ एहतजाज से तो मसला हल नहीं हो रहा। इस मसले का हल ये है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए, इसको कौमी तहवील में लिया जाए। बिजली एक्सेस है और ये बिजली जो है वो ये एक्सेस जो बिजली है, इस एक्सेस बिजली को यूटिलाइज़ किया जाए।
हमारा प्रॉब्लम ये है कि के इलेक्ट्रिक ने इसको निजी तहवील में जब दिया गया तो के इलेक्ट्रिक ने वादा किया था और वजह ये थी कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा होगा। इनका वादा था कि सस्ती बिजली आवाम को मुहैया की जाएगी। ये दो बुनियादी बातें हैं कि जिनका वादा किया गया था, लेकिन ना जनरेशन के अंदर बेहतरी लाई गई, ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, ना ही ट्रांसमिशन बेहतर बनाई गई और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को बेहतर बनाया गया। लिहाजा हल उसका ये है कि लाइसेंस मनसूख किया जाए और कौमी तहवील में लिया जाए। लेकिन मनम साहब देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल बजाय में से गलत नहीं कह रही, लेकिन अब मसले का हल वो होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जिस पर हो सके। एक अरसे से यहाँ पर के इलेक्ट्रिक ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज तक कभी उसका लाइसेंस किसी ने मनसूख नहीं किया। आप कैसे कह रहे हैं कि लाइसेंस इतनी आसानी से मनसूख भी हो जाएगा, कोई दूसरी कंपनी भी आ जाएगी, कौमी तहवील में भी ये चला जाएगा और इस मसले का हल भी निकल आएगा? ये प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अमल हो सकता है। देखें, के इलेक्ट्रिक को जब निजी तहवील में दिया गया तो उसकी वजूहात क्या थी, क्यों दिया गया? उस वक्त के इलेक्ट्रिक के 18 लाख कंज्यूमर थे जब उसको निजी तहवील में दिया गया सरकारी तहवील से। उस वक्त के इलेक्ट्रिक को जो सरकार पैसे देती थी वो 1.4 अरब रुपए उस वक्त दिए जाते थे सन 2005 में। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर की तादाद बढ़कर 90% इंक्रीज़ हुआ और इस वक्त 34 लाख कंज्यूमर हैं के इलेक्ट्रिक के। यानी एक तरफ कंज्यूमर्स की तादाद में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक को इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने 174 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है। आप ये बताइए कि एक निजी कंपनी को नवाजा जा रहा है जबकि उसकी सार्फिन की तादाद 90% बढ़ गई है। सरमायाकारी की सूरत हाल ये है कि सरमायाकारी 19% डिक्रीज हुई है। सर, माजी में इस कंपनी के कर्जे भी माफ हुए हैं। माजी में इस कंपनी के कर्जे भी माफ हुए हैं। आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये वो बातें हैं कि जो सभी जानते हैं और एक अरसे से हम करते चले आ रहे हैं। हाफिज नईम साहब ने इस पर बड़ी बात की है, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकला। अवाम लोड शेडिंग का अजाब भी भुगत रहे हैं, ओवर बिलिंग भी हो रही है, वो पे करने पर मजबूर भी हैं और इस गर्मी से परेशान भी हैं। उनके लिए अब क्या हल है इस मसले का कि एटलीस्ट उनको कुछ रिलीफ तो मिले? मसले का हल ये है कि ओपन करना चाहिए, इन्विटेशन देना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए दीगर कंपनीज को। सिर्फ एक कंपनी की मोनोपोली होने की वजह से जनरेशन उसके हवाले है और वो जनरेशन के हवाले से नाकाम हो गई है। उसने नए प्लांट नहीं लगाए, जिसके नतीजे के अंदर लोग इस वक्त कराची के लोग शदीद गर्मी के अंदर हब्स के आलम में इस जालमाना लोड शेडिंग का शिकार हैं। ये मसला हल नहीं हो सकता। इसके बावजूद कि आपके पास सिस्टम के अंदर ना ही आपके पास ट्रांसमिशन की बेहतर लाइनें हैं। जो लाइनें थी आपने उसको यानी तांबे को आप बेच कर खा गए और उसको बेचकर खा गए। खंभों के एवज जो है वो के इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी को तहवील में दी गई। अब मसला ये है कि अच्छा, मुझे ये बताइएगा मनन साहब, आपके ख्याल में ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि इस इदारे को कौमी तहवील में नहीं दिया जा सकता? मजबूरी क्या है ऐसी? हजरात मिले हुए हैं हुकूमतें। देखें, उस वक्त जरदारी साहब का दौर था पर और MQM उनकी इत्तेहादी थी। जब सन 2008 में दूसरी मरतबा इसको निजी तहवील में दिया गया, अलबराज ग्रुप को अक्सरियती शेयर्स दिए गए। जरदारी साहब सदर थे, आज भी जरदारी साहब सदर हैं। उस वक्त भी MQM वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी, आज भी इत्तेहादी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद आज भी है। तो ये नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ है, शैतानी गठजोड़ है, जिसको कराची के अवाम भुगत रहे हैं और इसका ख़ात्मा होना चाहिए और कराची के अवाम को सस्ती बिजली मिलना चाहिए और लोड शेडिंग का ख़ात्मा होना चाहिए। मसला तो यही है ना, होना तो ये सब कुछ चाहिए, लेकिन मनन साहब होगा कैसे, करेगा कौन और कब होगा? सवालात तो ये हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा कराची के अवाम को, वो कौन देगा? नहीं, आप देखिए, ये उसी वक्त होगा कि जब अवाम सड़कों पर निकलेंगे, मज़ाहमत करेंगे,
जिस तरह आजाद कश्मीर में हुआ, से निकल रहे हैं। आजाद कश्मीर में हम लोग हर सड़कों पर साल ये निकले। खबरें पढ़ते हैं कि टायर नजर आतिश कर दिए, रोड्स को ब्लॉक कर नहीं। दिया, आग लगा दी, लेकिन ये मसला नहीं हल हुआ। नहीं, देखिए मज़ाहमत, लोग निकलेंगे, मज़ाहमत करेंगे, इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये मसला हल होगा। जद्दोजहद के अलावा ये मसला हल नहीं होगा, वरना हम जो है वो टैक्स पर टैक्स दिए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, पहले टैक्स था, फिर सुपर टैक्स आया, टीवी लाइसेंस की फ़ीस हम अदा कर रहे हैं बिलों के अंदर। हमारे कब्ज़ा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने MUCT जो है वो म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स के हवाले से के इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जिसके अंदर जिसमें इनको फ़ायदा चाराने का नहीं है, लेकिन उन्होंने के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर लिया। अच्छा मनम साहब, अभी सूरत आपने हाल देखा तो इस होगा वक्त कि ये एक और है, फिक्स अभी बड़ी फिक्स माजरत रेट में टैक्स आपके आयद कर साथ दिया आपसे गया है। आपको इस वक्त कता कलामी की माजरत, मुझे ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक कहता है पैसे दो बिजली लो, अवाम कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं बिजली नहीं मिल रही। अब मसला ये है कि आप लोग अवाम के कदम के साथ कदम तो मिला रहे हैं एहतजाज में, लेकिन आप लोगों का आगे फिर लाहेअमल क्या होगा अगर इस मसले का हल नहीं निकलता? देखिए, हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है, हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। अभी कोई 5 दिन पहले की बात है, हम MUCT ईद से एक दिन पहले हम MUCT के ख़िलाफ़ कोर्ट में गए। हम इंशाअल्लाह लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जल्द ही कोर्ट में जाने वाले हैं। पहले हमने 2016 के अंदर कानूनी रास्ता इख्तियार किया। ये तो हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए। सन 2016 का हमारा केस था, 7 साल वो केस पेंडिंग रहा, लटकता रहा, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब ये आउटडेटेड हो गया है, आप दोबारा जो है वो केस कीजिए। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, हमने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। हम आवाम के साथ इंटैक्ट हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद हैं कि हम अवामी जद्दोजहद के ज़रिए, पुरअमन मज़ाहमत के ज़रिए इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक की इस बदमाशी का ख़ात्मा करेंगे, इस जुल्म का ख़ात्मा करेंगे कि जिसको कराची के शहरी भुगत रहे हैं। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे लोड शेडिंग की शक्ल में भुगत रहे हैं कराची के शहरी। इंशाअल्लाह पुरअमन मज़ाहमत ही इसका हल है और इसके अलावा कोई हल नहीं। हम इंशाअल्लाह इनको मजबूर करेंगे। वो सूरत हाल भी देखी है कि लोगों ने तोड़फोड़ किया, बाकायदा के इलेक्ट्रिक के दफातर में जाके वहाँ के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल जूं की तूं रही है। गो के ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज तो इस मसले का हल नहीं है जो कि एक अरसे से कर रहे हैं शहरी। देखिए, एक जमहूरी माशरे के अंदर तो हल यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। एक पुरअमन माशरे, एक जमहूरी माशरे के अंदर हल यही है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, पुरअमन मुज़ाहमत की जाए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जाए। आज तो ये बात लोग कर रहे हैं, लेकिन कल तो ये बात लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, कोई बात नहीं करता था। आज तो वो पार्टियां भी बात कर रही हैं कि जिन्होंने, आज MQM भी बात करती है, पीपल्स पार्टी भी बात करती है, जो बराह रास्त इस इदारे को कौड़ियों के एवज़ बेचने के अंदर इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं, कि जिनकी आशीर्वाद से ये इदारा जो है, कराची का एक इदारा जो 1994 तक मुनाफा देता था, ये इदारा जो है बेचा गया। तो बात ये है कि मुनाफा ये अब भी देता होगा जो कि हमारे इल्म में नहीं होगा। जब सब्सिडी भी मिल रही है, ओवर बिलिंग भी हो रही है, तो कैसे मुमकिन है कि मुनाफा ना हो रहा हो? नहीं, मुनाफे के बगैर तो ये लोग चल नहीं सकते। मुनाफा हो रहा है जभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये टैक्स पर टैक्स आयद किया जा रहा है। ये तो वफाकी हुकूमत के भी सोचने की बात है कि एक ऐसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कराची इक्तिसादी हब है, कराची पाकिस्तान का मुआशी इंजन है जो पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन अगर आप उसके शहरियों के साथ ये सलूक करेंगे कि ना उनको दिन का सुकून है, ना उनको रात का चैन है, वो बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, अभी मैट्रिक के इम्तहानात ख़त्म हुए, इंटर के इम्तहानात चल रहे हैं, लेकिन इस पूरी कैफियत के अंदर के इलेक्ट्रिक अपना वतीरा तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हमने हर महाज पर बात की है। हमारी सूबा सिंध की पार्लिमानी जो पार्टी है उसके अंदर जमात इस्लामी का सिर्फ एक मेंबर है, और इस मौके पर CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा कि जमात इस्लामी, एक मीटिंग के अंदर कहा कि जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक दुश्मनी कर रही है। हमने कहा कि हम के इलेक्ट्रिक दुश्मनी अगर आप कहते हैं तो हमारी दुश्मनी है के इलेक्ट्रिक से, हमारा किसी से पर्सनल मसला नहीं है। आप कराची के अवाम के साथ दुश्मनी ख़त्म करें, हमारा आपसे पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है। अगर आप कराची के अवाम के साथ इसी तरह कराची के अवाम पर बिजली बंद, वो तो ठीक है, हम लोग इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि जमात इस्लामी ने हमेशा
कराची के शहरियों के हम आवाज़ हुए हैं किसी भी तरह के मसले में, लेकिन आउटकम नहीं निकल रहा, इसका कोई ना कोई हल नहीं निकल पा रहा जिसकी अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना मौक़िफ़ दिया है। अब ये एहतजाज क्या रंग लाता है, अल्लाह करे कि कोई ना कोई हल निकल आए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। पाकिस्तान में टैलेंट की नाज़रीन कमी नहीं है, लेकिन अक्सर छोटे स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट और स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से आलमी मुकाबलों में शिरकत उनकी मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में बॉक्सर्स अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके लिए स्पॉन्सर्स मौजूद नहीं हैं, और यही मसला दीगर एथलीट्स के साथ भी है। एक ऐसा ही नाम पाकिस्तानी बॉक्सर शेरबाज मरी का है, जिन्होंने ऑल कोयटा, ऑल बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान चैम्पियंस के टाइटल अपने नाम किए हैं और नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग में बहुत सारे मेडल्स और टाइटल्स अपने नाम किए हैं। इसके अलावा वो वर्ल्ड WBC का रिकॉर्ड भी रखते हैं। शेरबाज मरी से आपकी मुलाकात हम करवाते हैं और उनसे हम जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा है। बहुत शुक्रिया शेरबाज आपके वक्त के लिए। कहिएगा कि आप अब तक कौन कौन से बड़े टाइटल्स अपने नाम कर चुके हैं, ज़रा उनकी तफसील तो बताइए। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से गेम खेल रहा हूँ। मैंने आल कोयटा, आल बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान, नेशनल और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल गेम खेले हैं। मेरे पास बहुत सारे बेशुमार मेडलें हैं, मेरे पास टाइटलें हैं। मैं प्रोफेशनल बॉक्सर भी हूँ। मैंने किक बॉक्सिंग भी खेला है, मैंने बॉक्सिंग भी खेला है, मैंने वुशु किंफू भी खेला है, मैंने MMA भी खेला हुआ है। मतलब मैंने पाकिस्तान के हर प्लेटफॉर्म पे खेल के अपने और अपने कौम का नाम रोशन किए। बेशुमार मेडलें हैं मेरे पास, लेकिन हमें जो है सुबह को सब्ज़ी मंडी में मजदूरी करना पड़ता है, शाम को अपना ट्रेनिंग का, मतलब बहुत सारे मुश्किलात हैं हमें। हमारे इंटरनेशनल के जो टूर आते हैं उनके लिए हमें बहुत सारे परेशानी है। शेरबाज, आपने नेशनल लेवल पर किक बॉक्सिंग में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, कुछ इसके बारे में बताइएगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने तकरीबन 2 टाइम में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल सिल्वर, नेशनल ब्रॉन्ज। मेरे पास मतलब बहुत सारे मेडलें हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह मेरे पास बहुत सारे सनद हैं। मैंने प्रोफेशनल 4 फाइटें बॉक्सिंग की खेली हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 विन किए हैं। मेरे पास 2 टाइटलें हैं। जो हमारे बाहर के प्रोफेशनल फाइटें आते हैं बॉक्सिंग के, तो उनके लिए भी हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी इदारे की तरफ से। मतलब अगर हमें सपोर्ट किया जाए तो हम बाहर यही टाइटलें, इससे अच्छे बड़े बड़े टाइटलें जो है अपने कौम और अपने मुल्क के नाम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में शेरबाज, बिल्कुल आपको देखते हुए हम कह सकते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कि हमारे नौजवान आलमी मुकाबलों में शिरकत के लिए स्पॉन्सर्स की तलाश करते हैं, उन्हें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। आप इसकी वजह क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, स्पॉन्सर तो उन्हें मेन बात ये होती है कि उन्हें सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को करना चाहिए। अभी बहुत सारे इसी तरह जो है कंपनियां हैं, जैसे यूफोन कंपनी है, जैसे मतलब इस तरह मुख्तलिफ, अगर इसका कोई अगर बिठाए पूछे तो मैं इनको तकरीबन मेरे पास इस नज़र में तकरीबन इस तरह 30 से 35 कंपनियां हैं जिन्होंने टीम बनाने हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछ नहीं होता। वो मतलब अपने उस पे लगे हुए, जो टूटा फूटा कोई मतलब टैक्स होता है वो टैक्स दे देते हैं। जो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होता है वो उन खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह जो हमारा PIA है उसमें कोई खिलाड़ी भी नहीं है। इसी तरह जो हमारे ये जो कंपनियां हैं, जो नेटवर्क कंपनियां हैं, इनमें कोई खिलाड़ी नहीं है। इसी तरह जो बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं जो पाकिस्तान में बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनमें मैंने अब तक कोई टीम नहीं देखा है। इसी क्यों नहीं देखा, इनमें मतलब क्यों टीम नहीं है? इन्हें तो खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे तो कोई खिलाड़ी भी मजदूरी नहीं करेगा। तो इसी तरह हमें ना कोई कंपनी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बजट बदहाल है, वहाँ तो हमें मिलता ही नहीं है। वो मिनिस्ट्रान के अपने ही उन पे जाते हैं। अभी इसी तरह जो हमारे कोलू में जो स्टेडियम है, वो स्टेडियम को आप देखें, खाली देखने के काबिल भी नहीं है, 4 दीवारी घुमाया हुआ है, और ना कोई वहाँ का कोई एथलीट मैंने देखा है, ना वहाँ मैंने कोई स्पोर्ट्समैन देखा है, ना वहाँ पे मैंने कोई स्पोर्ट्स देखा है। लेकिन सालाना वहाँ पे इतना बड़ा बजट आता है कि वो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर वही बजट
वही बजट आलू को लगाएं तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे जो है सालाना हमें 100 से ज़्यादा खिलाड़ियाँ बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी मिल सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे शेरबाज बताएगा, अक्सर एथलीट यही शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्समैन को हुकूमत की सपोर्ट जो है वो उस तरह से नहीं मिलती क्रिकेट के अलावा। आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए, आप क्या उम्मीदें रखते हैं हुकूमत से? जी बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम होता है। जो जितने भी एथलीट हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी बाहर के लिए सिलेक्ट होते हैं, अगर कोई खिलाड़ी भी बाहर जाना चाहता है, बाहर खेलना चाहता है, तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो उन्हीं लड़कों को सपोर्ट किया जाए। उन्हीं लड़कों को जो मतलब स्पोर्ट्स का जो बजट आता है उनको पहले देखा जाए कि बिल्कुल ये पाकिस्तान नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान में गेम खेला है, ये बिल्कुल रियल खिलाड़ी हैं। तो अगर जो भी रियल खिलाड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली बॉक्सर हो, भले ही वो किक बॉक्सर हो, बॉक्सर हो, फुटबॉलर हो, क्रिकेटर हो, जो भी मतलब जिन्होंने मेहनत की है, जिनका हक बनता है, उनको जो है खुदारा देखा जाए, उन बेचारों को सपोर्ट किया जाए, उन्हें नौकरी दिया जाए, उन्हें जॉब दिया जाए, उन्हें बाहर के लिए सिलेक्ट किया। वो बाहर के लिए तो बेचारे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन बजट ना होने के लिए, स्पॉन्सर ना होने के लिए, वो खिलाड़ी तो बेचारा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको घरेलू मसले हैं, जिनको मतलब गुर्बत है, जिनको रोज़गार की परेशानियां हैं, तो वो बाहर के फैट कहाँ से खेल सकते हैं। इसी तरह जो मुझे देखें, मैं सुबह को जाता हूँ सब्ज़ी मंडी में, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लोडिंग करता हूँ, तो वहाँ पे हमें इतनी मिलती है जिससे हम अपना पेट पाल सकते हैं। तो इसमें हमें स्पोर्ट्स खेलने में बहुत सारे मुश्किलात हैं। अभी जब आप नेशनल लेवल में खेलोगे तो आपको जो है पूरा टाइम गेम को देना पड़ेगा। आपको सुबह ट्रेनिंग करना है, शाम को फिर आपको ट्रेनिंग करना है। जब आप डबल टाइम ट्रेनिंग करोगे, खुराक नहीं होगा तो आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आप ट्रेनिंग करोगे लेकिन आप में वो एनर्जी, वो ताकत नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को लड़कों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि लड़के बाहर जाएँ खेलें, या पाकिस्तान में खेलें या बाहर खेलें, तो उन्हें सपोर्ट किया जाए, उन्हें जॉब दिया जाए। उनको जो गवर्नमेंट के बजट जो आते हैं, एथलीट के जो बजट आते हैं, वो बजट उन खिलाड़ियों को मिले तो वो जो है मतलब बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और बड़ा दुख होता है कि हमारे ये कौमी हीरोज़ जो कि अपनी फील्ड में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियां लोड करते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है जो उजरत मिलती है वो इतनी कम होती है कि उससे अपना गुजर बसर करना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर इन्हें सपोर्ट किया जाए, इनको स्पॉन्सर्स दिए जाएँ, इनके टिकट्स ख़रीदे जाएँ, इनको ओन किया जाए, तो इनकी मुश्किलात में कितना मतलब उसमें कमी हो जाएगी ना। लेकिन अफसोस है कि इस बारे में नहीं सोचा जाता। और ये जितने स्पोर्ट्समैन हैं, अगर ये लोग इनको सपोर्ट मिले, ये इस पर बात करें, लोगों को पता चले, तो एक ऐसी अवेयरनेस है जो कि एक आम आवाम में देखते हम तोंदे निकली होती हैं, लोगों को फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं होता। तो ये वो लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप भी इस तरफ आएँ, ये खेल आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। तो इस पर लाजमी हुकूमत को काम करना चाहिए। हमारे साथ शेरबाज मरी मौजूद थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए दुनिया बोले। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक। हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जनाब एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जिन्होंने काज़ाकिस्तान में होने वाली एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल्स हासिल करके पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कराची से इनका ताल्लुक़ है। अली इलियास ने चैम्पियनशिप में पहला गोल्ड मेडल इनफरादी टाइम ट्रायल इवेंट में हासिल किया, जबकि दूसरा इन्होंने स्क्रैच रेस में जीता है। तो अली इलियास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और माशाल्लाह मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक नहीं, दो नहीं, डबल गोल्ड मेडल्स, कैसा फील हो रहा है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. For a cyclist to be given this much respect and welcome the way the nation has, it's a win for a lot of sportsmen in Pakistan who are not just in cricket. It feels very good. बहुत अच्छा लग रहा है और especially when the second gold medal came, it was at a time where Pakistan was struggling. It was a surprise for you या फिर expect कर रहे थे? It was a little tough because the competition was very high and the temperature was prohibitive. 48.5 degrees Celsius था. It was very tough.
And Pakistan was suffering a disappointment in cricket. पाकिस्तानी काफ़ी हद तक used to भी हैं इस तरह के ना? To be very honest, yes, that was an advantage because हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी होती है and most of the top cyclists in the world they're always in Europe. जो west से आते हैं ना उनके लिए तो ये गर्मी बहुत ज़्यादा है. Even the top Asian cyclists they're training and living in Europe. वो कोई अंडोरा से आ रहा है, कोई स्पेन से आ रहा है, somebody is in France, Belgium, they're always they camp there. And then they're moving back. आपको अली उनका अगर जहाँ उनको ये एडवांटेज नहीं मिला ना, इसके अलावा उनके पास ये एडवांटेज ज़रूर है कि वहाँ पे बहुत प्रमोट करते हैं साइकिलिंग को. वहाँ पे जितनी सपोर्ट मिलती है, जितना इनकरेज किया जाता है और जितना वो यूज टू होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट से कि वो आम लाइफ में भी साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. तो खैर मेहनत तो है अनडाउटेडली, ज़ाहिर है स्पोर्ट्स तो एक अलग चीज़ है. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आप वापस आए इन डबल गोल्ड मेडल्स के साथ, तो गवर्नमेंट लेवल पर किसने आपको कॉल की या कोई आपको रिसीव करने के लिए पहुँचा? जी अनफॉर्चुनेटली ये जो मेरी पार्टिसिपेशन है इसमें गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के किसी भी इदारे का ₹1 भी नहीं लगा हुआ. आई हैव डन इट ऑल ऑन माय ओन. पैसे तो नहीं लगे हैं? क्या उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि भाई तुम गोल्ड मेडल इस मुल्क के लिए 2 लेके आ रहे हो एक आलमी मुकाबले से, तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद हो. जी अनफॉर्चुनेटली रिग्रेटिवली मुझे इसी तरह की किसी सरकारी लेवल पे किसी से भी नहीं मिली. ये शिकवा मुझे मुर्तज़ा वहाब साहब से रहेगा कि मेरे पास जितने भी एथलीट्स आते हैं वो यही गिला करते हैं, और यहाँ तक कि अगर कभी रब्ता हो भी जाए तो जो इनामी रकम उन्हें कहा जाता है कि आपको मिलेगी वो भी उन्हें नहीं मिलती है, वो भी बेचारे इंतज़ार में रहते हैं. ये कितना अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में? जी बहुत अनफॉर्चुनेट है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है. एक बहुत सारे एथलीट्स, इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारी हर लिहाज से, लेकिन जो सिस्टम की लैकिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो सपोर्ट लैक करती है. कोई एक बहुत अपने टैलेंट पे आउट परफॉर्म करके आउटस्टैंड करके कोई रिज़ल्ट ले आता है, बट सिस्टम उसको जकड़ता है, सिस्टम उसको कंप्रेस करता है. तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी पाकिस्तानी टैलेंटेड खिलाड़ी के लिए कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट करे. और इंटरनेशनल स्टेज पे आपको पता है सारे प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं. दे हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग, दे हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस, दे हैव द बेस्ट. आपका कोई कोच था? सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ कि मेरे ज़हन में सवाल आ रहे हैं आपसे बात करते. जी लेकिन जहाँ मैं गवर्नमेंट की ये शिकायत कर रहा हूँ, मैं वहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव किया है. He is making a very hard effort to revive the departmental sports in Pakistan. Unfortunately, पाकिस्तान में जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, बहुत लार्ज कंग्लोमरेट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो स्पोर्ट्स में उस तरीके से स्पॉन्सर नहीं करते क्रिकेट से हट कर. हमारे दूसरे एथलीट्स को वो भी स्पॉन्सरशिप नहीं देते. देन इट्स ऑन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू हायर स्पोर्ट्समैन. तो इस करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रिवाइव कर रहे हैं. चलिए ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव साइन है. अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएंगे वो नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं जो कि साइकिलिंग का शौक़ भी रखते हैं, यकीनन वो भी चाहेंगे कि वो भी इस मुल्क की खिदमत करें और इस तरह के गोल्ड मेडल्स लेकर आए. उन्हें किस तरह गाइड करेंगे आप? अपना कुछ डेली रूटीन जो आपका पैटर्न है वो भी बताइए. क्या खाते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी साइकिलिंग होती है, टाइमिंग्स क्या होती हैं, कोच कोई है नहीं है, कोच होना कितना ज़रूरी है, सब कुछ बताएं. जी कोच के बगैर नहीं हो सकता. यू नीड टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड. मेरे 3 कोच हैं, एक स्पेनिश हैं और 2 कोचेस पाकिस्तानी हैं. सो यू आर पेइंग बाय योरसेल्फ टू ऑल योर कोचेस? नहीं right? जो 2 पाकिस्तानी कोचेस हैं वो मुझे SSGC की तरफ से मैं साइकिलिंग करता हूँ, तो वो मुझे वहाँ से मेरी टीम का हिस्सा हैं. और जो मेरे स्पेनिश कोच हैं दैट आई कॉम्पनसेट हिम प्राइवेटली. तो मैं जो यंगस्टर्स हैं, मैं ये आपको बता दूं कि मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में कि मैं जानता हूं कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड साइकिलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं. मैं ये जानता हूं कि बहुत मेहनती साइकिलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर शहर में मौजूद हैं. एक चीज़ अगर मैं उनको मैसेज अगर कोई आपके तवज्जो से देना चाहूँ वो ये है कि रिज़ल्ट्स अल्लाह पे छोड़ दें, मेहनत अपनी पूरी करें, कभी ना कभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा. मैं 3 बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेज में नुमाइंदगी कर चुका हूँ और बहुत कोई अमेजिंग कारकर्दगी शायद नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दिया कि मेरी इतनी सालों की मेहनत, मैं 1,10,000 किलोमीटर, 1,08,000 से 10,000 किलोमीटर ट्रेनिंग कर चुका हूँ. और इस इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतनी सैक्रिफाइस के बाद, इतनी एफर्ट्स के बाद अब जाके जब रिज़ल्ट मिला. हाउ डू यू मैनेज बोथ थिंग्स? ज़ाहिर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, फिर ज़ाहिर है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? मेरा ये मानना है कि लाइफ में इफ़ यू वांट टू आउटस्टैंड इन एनी डोमेन तो देयर इज़ अ कॉस्ट, देयर इज़ ऑलवेज अ कॉस्ट. इफ यू वांट टू बी आउटस्टैंडिंग यू हैव टू पे द कॉस्ट. माय सोशल लाइफ इज़ ज़ीरो.
I work and then I'm on the bike for 3-4 hours every day, more than 100 kilometers I have to train. Then I have to really watch my diet. I have to do some strength work also. Plus riding on Karachi roads with the traffic situation. Humpy roads. And then आपकी गलती ना भी हो, और साइकिल की ब्रेक गाड़ी की ब्रेक जैसी नहीं होती, ना ही मोटरसाइकिल की ब्रेक जैसी होती है. And you're not wearing any protective equipment. आप you fall on the road. मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, फ्रैक्चर्स भी हो चुके हैं, पूरी बॉडी पे. उसके बावजूद 2 गोल्ड मेडल आ गए. ये तो ज़रूरी है जी, ये तो गिरेंगे तो सही. अच्छा मुझे बताइए डाइट क्या फॉलो करते हैं? डाइट में जब कंपटीशन फेज आता है तो देन यू हैव टू कट ऑफ फाइबर. आप फाइबर नहीं खाते, आप रोटी छोड़नी पड़ती है आपको यू हैव टू गो फाइबर कम करते हैं, बिकॉज फाइबर आपकी बॉडी में रिटेंशन, वाटर रिटेंशन जो है वो बढ़ा देता है, और फाइबर जो है वो बहुत देर से डाइजेस्ट होता है. इट सिट्स इन द बॉडी. यू नीड समथिंग विच इज़ अ वेरी हाई ऑन द ग्लाइसीमिक इंडेक्स, और उसमें यू नीड टू रिलाई ऑन कार्ब्स, बिकॉज जब आप हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स करते हैं, सो कार्ब्स आर द मेन फ्यूल to power your activities. So you have to go on a very high carb diet, but when you go on a high carb diet, your weight also increases, so you have to watch that also. So you have to have and then you can't really increase your weight. I think so कि आपके कोच ही आपको आपका डाइट प्लान भी बना के देते होंगे कि आपको ये खाना है. नहीं, I think Cycling Federation has been very helpful in that way. They've given me a lot of exposure and access to the best training materials in the world. So जो हमारी world body है, which governs cycling in the world, उनके coaching courses होते हैं. So they've also. अभी आपके इस सारे पे कितना expense जो कि आप bear कर रहे हैं? Monthly. The equipment is very expensive. एक साइकिल millions of rupees की होती है. I think it's a big number because just my फिर तो गरीब बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिनको हम एजुकेट कर रहे हैं किस तरफ आए. जी गरीब बंदा कर सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान को आज तक साइकिलिंग में जो हमारे लियारी है, कोयटा है, वहाँ के राइडर्स ने पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आए हैं, और हमारे KPK में भी बड़े टैलेंटेड साइकिलिस्ट हैं. अगर डिपार्टमेंटल सपोर्ट रहती है तो दे कैन डू इट. कुछ भी पॉसिबल है. अच्छा फाइनली मैं चाहूँगी छोटा सा कोई मैसेज जो कि आप इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से देना चाहें तो आप दे सकते हैं. जी मैं एक छोटी सी एक ही बात करना चाहूँगा जो मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन से मुझ में और मेरे भाइयों में डाली. वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ आप अपनी अपना लें, वो ये है कि अपने आज को अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बनाएं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, एंड यू विल बी सक्सेसफुल एट सम पॉइंट. और हम वो लोग हैं जो कहते हैं आज छोड़ो कल कर लेंगे, काम कोई मसला नहीं है. नहीं हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी पॉजिटिव आपने बातें की हैं. और अभी प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है. इंशाल्लाह कल मैं आपसे मिलूंगी. कल तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़. आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.